चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था। उसी को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। एल्काइल ग्रुप के एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को प्रूव करने के लिए बेकर नेथन ने एक थ्योरी दी थी, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में जो CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैप में एंगेज हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। और उसको हमने कहा भी था कि दैट इज सिग्मा p कॉन्जुगेशन और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो आपको कंडीशन जो मैंने बताई थी कि कैसे आपको पता लगेगा कि हाइपर है कि नहीं, तो उसके लिए ये कंडीशन मैंने बताई थी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल हो, उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन वो sp3 और उस पर अगर हाइड्रोजन है, पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन sp3 और अगर उस पर हाइड्रोजन है, पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन sp3 और उस पर अगर हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। ठीक है, तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन लेना है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लेते हैं? तो मैंने कहा था कि वो जो हाइड्रोजन होता है वो त्याग करता है और मैया से कहता है मैया ये इलेक्ट्रॉन आप पकड़ो, वो मैया इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देती है। तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट मैंने करवाया है कि CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन को मिले और कार्बन ने आगे बढ़ा दिए, ऐसा। तो ये इधर, ये इधर। ठीक है, और यहाँ देखिए मैया और हाइड्रोजन में कोई प्रैक्टिकल बॉन्ड हमें नजर नहीं आ रहा, H पर प्लस हमें नजर आ रहा है बस। ठीक है, अच्छा, कार्बोकेटाइन के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे? वही CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड और H पर प्लस। फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे? फ्री रेडिकल में होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन H अपने साथ वापस रखता है। तो अभी इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ H पे प्लस है, यहाँ H पे प्लस है, यहाँ H पे डॉट है, और साथ में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड, बट CH सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट तो रहा। तो ये सब हाइपर कॉन्जुगेशन। मेनली क्या हो रहा है? तो मेनली अगर हम देखें, कार्बोकेटायन में कार्बन पे p ऑर्बिटल है, यहां भी p ऑर्बिटल है, यहां भी p ऑर्बिटल है, यहां भी p ऑर्बिटल है। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन में जो CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो p ऑर्बिटल में ट्रांसफर होते हैं या उसके साथ ये इसका एंगेजमेंट होता है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो जल्दी से। जब कॉपी हो जाए तो चैट विंडो में बताइएगा। इन कंडीशंस पर भी अपन और बात करेंगे, इनको पहचानना जरूरी है। ये एंगेजमेंट बता रही है बेटा जिगजैग लाइन, कि यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस p ऑर्बिटल के साथ में एंगेज हो रही है। ठीक है, तो जिगजैग लाइन मैंने उसके लिए बनाई है। चलो, अब मैं तुम्हें बहुत सारे केसेस दे रहा हूं, इनमें पता करना कि हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं। पता कैसे करते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन sp3 हाइड्रोजन है क्या, या ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन या कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल वही पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन sp3 कंटेनिंग हाइड्रोजन, अगर ऐसा है तो हाइपर है। तो आप बताइएगा हाइपर है या नहीं। ठीक है, इन सभी केसेस में पता करिए हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं। यहां देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं हमें ये पता करना है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिल्कुल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन,
इस कार्बन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। क्या ये sp3 है? तो हाँ जी, ये sp3 है। हमें इसमें 3 हाइड्रोजन दिखते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन और एक चार बॉन्ड, तो sp3। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पड़ोसी कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, sp3 कंटेनिंग हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो यस, हाइपर कॉन्जुगेशन है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं। ये वाले जो CH सिग्मा बॉन्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज होगी, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी कौन सा है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप से दूर जा रही है। ये ऐसा हो रहा है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन जब लगाएंगे तो आप बता सकते हो CH3 का ये प्लस H बोलोगे कि माइनस H बोलोगे? CH3 से हाइपर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो रही है, दूर जा रही है, तो ये प्लस H लिखूंगा मैं। तो प्लस H है, और इस प्लस H में कितने हाइड्रोजन हाइपर लगा सकते हैं? तो दिस इज 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे आपको स्पेसिफाई करना है हर एक में, तो भाई हाइपर है क्या, और अगर हाइपर है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है जो उस हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। करते जाइए। सेकंड वाले में बताइए जरा, कितने बेटा? यस और नो? इफ यस तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? यस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड दैट इज अल्फा, ये sp3 है, अल्फा कार्बन, और इस पर हाइड्रोजन है क्या? हाँ जी, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कौन कौन से CH बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे इस पाई के साथ? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, तो इस पाई के साथ ये CH सिग्मा, ये CH सिग्मा, ये CH सिग्मा, 3 तो ये, और 3 ये। ठीक है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है जो इसके साथ में हाइपर में इन्वॉल्व होंगे। तो यस, एंड देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, विच गेट पार्टिसिपेट इन दिस प्लस H। बात समझ में आई? ये हाइपर कॉन्जुगेशन के नोट्स ही चल रहे हैं बेटा, प्रॉपर वाले, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं ये। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, व्हेन CH सिग्मा बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन और C ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH sigma electrons involved with involved in overlapping with p orbital of this carbon carbon डबल बॉन्ड और कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, दिस इज नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसको लिख लो आप, मैं एक बार बोल देता हूं, लिखिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में व्हेन CH सिग्मा बॉन्ड नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन और C ट्रिपल बॉन्ड C, then CH sigma electrons involved in overlapping with p orbital of these species, ठीक है। स्लैश मतलब और बेटा, C डबल बॉन्ड C और C रेडिकल और C कार्बोकेटायन और ट्रिपल बॉन्ड। तो आप तो ये कंडीशन याद रखो, इसमें है तो सही सारी बातें। चलो थर्ड में बताओ जरा, हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
ये जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा, इधर भी अल्फा है इधर भी अल्फा है, तो अल्फा क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है दैट इज अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 है? तो हाँ जी ये sp3 है। sp3 sp3 sp3, क्या इस पर हाइड्रोजन है? हाँ जी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जितने भी CH सिग्मा बॉन्ड हैं दे ऑल गेट इन्वॉल्व विद दिस पाई, तो दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। अच्छा, इस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 CH डबल बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड C की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ग्रुप से दूर जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो प्लस H। कितना अल्फा? 3 3 6 और 3 9 अल्फा, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है विद 9 अल्फा, ठीक है। चलो, फोर्थ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है बट इसमें कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं एल्कीन का ही, 11th वाला। इसमें बता सकते हो 11th वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, और है तो कितने हाइड्रोजन एंगेज होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में? 11th वाले में बताना। देखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं कंडीशन से पता लगता है। कंडीशन क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का कार्बन जिन कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, तो ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड, ये अल्फा कहलाएगा। अल्फा कार्बन sp3 है क्या? हाँ जी sp3 है। इस पर हाइड्रोजन है? हाँ जी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में एंगेज होंगे, ठीक है। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन जिन कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं उन सबको अल्फा कहते हैं, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन इधर, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। जैसे इसमें आप बता सकते हो अल्फा कार्बन कितने हैं? 12th वाले में अल्फा कार्बन कितने हैं? अल्फा कार्बन 3 है। कई लोगों को तो पता है, यही नहीं समझ में आता कि मैं क्वेश्चन पूछता क्या हूं। मैं पूछ रहा कार्बन हूं तो हाइड्रोजन बोलते हैं, मैं हाइड्रोजन पूछता हूं तो पूछते बोलते कार्बन है, मतलब नींद में है आधे से ज्यादा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा अल्फा अल्फा, 3 अल्फा कार्बन है। इसमें कितने अल्फा कार्बन है बताना जरा, अल्फा कार्बन कितने हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिन कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड दे आर नोन एज अल्फा, तो ये 2 अल्फा हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन, अब कंडीशन क्या होती है? अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो sp3 होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, ठीक। तो ये जितने अल्फा कार्बन sp3 वाले जो हाइड्रोजन हैं दे ऑल गेट इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इधर भी अल्फा कार्बन sp3, यहाँ भी अल्फा कार्बन sp3 है, यहाँ भी अल्फा कार्बन sp3 है और यहाँ पर भी अल्फा कार्बन sp3 है, और इन पर जो भी हाइड्रोजन होंगे दे ऑल गेट एंगेज विद हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 3 3 6 7 8 9 10, तो देयर आर 10 अल्फा हाइड्रोजन्स विच गेट इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो प्लस H विद 10 अल्फा, और हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल है। यहां पर बताइए, अब उम्मीद करता हूं सब लोग सही आंसर देंगे। 12th वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्वमेंट रहेगा हाइड्रोजन का? 3, 3 यहां,
2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 3 2 5 और 2 7 अल्फा। तो यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर 2 इधर है और 2 इधर है, तो 4 अल्फा कार्बन, 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बात समझ में आ गई डबल बॉन्ड के अक्रॉस सभी को? बहुत लेट समझ में आई है, बहुत ही लेट समझ में आई। 13 एग्जाम्पल लगे तुम्हें बात समझने में, बाप रे। नॉट हैप्पी। मतलब तुम्हें मैं टफ क्वेश्चन फिर कैसे कराऊं, क्या समझ पाओगे तुम? बताओ जरा, हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं? गजब है यार, मतलब क्या पढ़ाते हैं और क्या समझते हैं, मेरे को तो ही नहीं समझ में आता। कंडीशन आपको बताई मैंने कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जिससे कनेक्टेड होते हैं वो अल्फा अल्फा अल्फा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। ये तो sp2 है मेरे भाई, ये भी sp2 है मेरे भाई, ये sp3 है मेरे भाई। तो sp3 वाला कार्बन ही इन्वॉल्व हो सकता है और उसका भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, CH बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। यहां पर बेटा सुनो, एंडिंग पॉइंट पर कार्बन मानते हैं बेटा, ठीक है? तो लाइन अगर टर्मिनेट होती है तो वहां कार्बन लिया जाता है, ये मैं आज बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर कार्बन 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 है, तो अल्फा कार्बन sp3 है, बट इसमें कोई हाइड्रोजन मुझे दिख नहीं रहा। ये सीसी बॉन्ड है, ये भी सीसी बॉन्ड है, ये भी सीसी बॉन्ड है। सीएच बॉन्ड होता तो वो इन्वॉल्व होता हाइपर में। तो यहाँ पर अल्फा sp3 बट हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर लगना नहीं। और इधर से हाइपर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तो sp2 है। कंडीशन क्या होती है? अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। मेरे समझ नहीं आ रही कि इसमें बात क्या नहीं समझ में आ रही। तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, और आंसर गलत दे रहे हो। ठीक है, बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? बताना। इसमें देखें, अगर इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी देखें तो भैया अल्फा 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 बट sp2। इसको देखें तो इससे जो अल्फा है वो ये रहा sp2, तो कहीं पर कोई sp3 का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। इसके रेस्पेक्ट में देखें तो हाँ, यहाँ sp3 दिखा है अल्फा कार्बन, बट इस पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये तो CH3 है। तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन एट ऑल, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब पुराने वाली स्लाइड देखो। तो आई थिंक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली बात सबको समझ में आ गई। उम्मीद करूं अब तो गलती नहीं करोगे, इतने एग्जाम्पल करा दिए यार। यार कोशिश पता है बच्चों क्या किया करो कि एक ही बार में बात समझ में आ जाए। मतलब 13 13 15 15 एग्जाम्पल में जाके बात समझ में आती है, बाप रे। तो इसका मतलब मन शांत नहीं है। हाँ जी, फिफ्थ वाले में अब कार्बोकटायन अगर है तो उसका पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अगर वो sp3 है उस पर हाइड्रोजन है तो भैया वो भी हाइपर की कंडीशन है। तो कार्बोकटायन अल्फा कार्बन sp3 और इस पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल हाइपर लगेगा, तो प्लस H। ठीक, कितने अल्फा हाइड्रोजन? तो इसके जितने भी हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। सिक्स में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा, सिक्स वाले में? हाँ जी, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी sp3, ये भी sp3, और इसके जो भी हाइड्रोजन है, तीन यहाँ है तीन यहाँ है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कोई अब
कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे इसमें बता दो मुझे फटाफट, 7th वाले में कितने, अब सही आंसर देना सभी लोग। बिल्कुल अब सही है, अब सही कर रहे हो। 9 अल्फा। इसमें कितने अल्फा 8th वाले में? 8th वाले में कितने अल्फा? आप अपने मन की हालत देखो बेटा, आप अपने मन की हालत देखो। मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन है कि माशाल्लाह है यार, मतलब हद है यार। कार्बोकेटाइन का पास वाला कार्बन ये कहलाता है, तो ये अल्फा, ठीक है। कार्बोकेटाइन का पास वाला कार्बन ये अल्फा कहलाएगा। ये sp3 है और इस पर तो एक ही हाइड्रोजन है, तो हाइपर तो एक ही अल्फा का लगेगा ना। 7 अल्फा, 5 अल्फा, मतलब क्या भंडारा चल रहा है क्या? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि अल्फा क्या चीज होती है? फ्री रेडिकल से डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा अल्फा अल्फा। दिस कार्बन इज sp3 sp3 sp3। इस पे हाइड्रोजन तीन ही है, तीन ही है, तीन ही है, 9 अल्फा। सिंपल सी तो बात है, उसमें भी गलती कर रहे हो। हाँ जी, 10th वाले में कितने अल्फा? अल्फा अल्फा, तीन इधर 5 अल्फा, ठीक है। तो कंक्लूड करूंगा, अब सुनो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या देख रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या कार्बन पे फ्री रेडिकल हो, या कार्बन पे पॉजिटिव हो, इनके पास वाला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन, अगर उस पर हाइड्रोजन है और वो कार्बन sp3 अगर है, तो दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। प्रैक्टिकली मतलब क्या है? डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ या कार्बोकेटाइन हुआ या फ्री रेडिकल हुआ, तो यहां पर p ऑर्बिटल होगा, ठीक। इस p ऑर्बिटल के साथ में पास वाला अगर CH सिग्मा बॉन्ड है, sp3s वाला अगर बॉन्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेटरल ओवरलैप में एंगेज हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा p कॉन्जुगेशन और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। ये किस पे डिपेंड करता है? इस अल्फा कार्बन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। बात समझ में आ गई? सिंपल सी, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कंसेप्ट होता है। हम्म। गुस्से में लग रहा हूं यार बेटा, गुस्से वाली बात नहीं है, मतलब इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं थी, और उसके बाद भी गलती कर रहे हो, और मतलब अल्फा की काउंटिंग में गलती कर रहे हो, तो क्या नींद में हो क्या? आईआईटी की तैयारी कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो यार? ये बताओ। आपसे तो एक्सपेक्टेड होता है कि आप ध्यान से लेक्चर को लेंगे। चलो अब हाइपर कॉन्जुगेशन इन टोलुइन। अब हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बताओ जरा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है टोलुइन में? हाँ जी। एक जनाब बार बार लिख रहे हैं कि सर 8th वाले में उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन के हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिया? मेरे भाई उसी को तो लिया है, कार्बोकेटाइन का, डायरेक्ट कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड ये कार्बन है जो अल्फा है, sp3, इस पर हाइड्रोजन है, तभी तो मैंने 1 अल्फा लिया। तू चाहता क्या है बता जरा। दिस इज CH सिग्मा विद पाई, तो अपना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा हूं।
ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, तो बस नोट्स की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन डबल के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे मैं चाहता हूं कि आप इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डिजाइन करके बताओ, मुझे करके बताओ। पहले इसको भी खुद ही ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा है, और इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डिजाइन करके बताओ। हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन के नंबर लिख रहा हूं बार बार, ठीक है। जब ये हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। चलो हो गया, फटाफट कंप्लीट करो। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने की सोच रहा हूं, 9 to 12 चलेगा क्या? केवीपीवाई है कल, कितनी बजे से कितने बजे तक की केवीपीवाई की क्लास? कितनी बजे से कितनी बजे तक है? 7 to 11 है? अच्छा, चलो ठीक है, फिर छोड़ो। नहीं, जब ऑलरेडी आप लोग इतना, तो फिर आपको बाकी पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होता बेटा, आपके पढ़ने के बाद ही होता है। अगर आपकी केवीपीवाई की क्लास है तो फिर कोई ठीक है, जो भी होगा देखेंगे, रेगुलर लेक्चर में करेंगे। इलिस्ट्रेशन कम कर देते हैं, हटाओ। तो ये देखिएगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, तो CH सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, वही करते हैं हम लोग, तो डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो यहां आ गया नेगेटिव और H पे प्लस। समझ में आई बात? डबल बॉन्ड के साथ में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन करवाया, राइट, ठीक है। अब सुनो, हाइपर कॉन्जुगेशन दो टाइप का होता है, टाइप्स, एक प्लस H और एक माइनस H। जैसे इंडक्टिव दो टाइप का होता है, रेजोनेंस दो टाइप का होता है, ऐसे हाइपर भी दो टाइप का होता है, वही प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट। प्लस इफेक्ट का मतलब भी जो शुरू से बताता आ रहा हूं, प्लस मतलब ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जाएगी, पुश होगी, माइनस मतलब पुल होगी। हमारे काम का केवल प्लस H है, माइनस H आप नी भी याद करोगे तो भी चलेगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका, कहीं कोई काम नहीं आता वो। जैसे देखिए, इससे ये जब कनेक्ट हुआ तो हमने देखा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे फ्लो हो रही है, तो ग्रुप से हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है, पुश हो रही है, तो ये प्लस H है, ठीक है। तो प्लस H किन किन का होता है, तो हमारे जितने एल्काइल ग्रुप्स आते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, वो सब प्लस H वाले हैं। एल्काइल ग्रुप कौन से? जैसे यहाँ CH3 हम देख रहे थे, कभी हम इथाइल देख रहे थे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एल्काइल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, कुछ भी बेटा, कुछ भी। कितने लिखूंगा, तो जनरल मैंने लिख दिया ऑल एल्काइल ग्रुप्स, इनके प्लस H होते हैं, ठीक है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश होती है, तो दिस इज प्लस H। तो हमारे काम के ये हैं। माइनस H जो है ना, माइनस H होता है जब बेंजीन से CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, ये वाला CH3 में माइनस H मेंशन्ड है। हाइपर का मतलब सिग्मा पाई इन्वॉल्वमेंट, तो सिग्मा पाई इन्वॉल्वमेंट, बट इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का उल्टा फ्लो है,
क्योंकि कार्बन हेलोजन में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेलोजन सिग्मा इलेक्ट्रोनिसिटी विड्रॉ कर रहा है, यहाँ डेफिशिएंसी आ रही है तो पाई इलेक्ट्रोनिसिटी बाहर जा रही है। हाइपर क्यों कहा? क्योंकि है वो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन तो हाइपर, बट ग्रुप की तरफ पुल हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको -H कहते हैं। बट -H हमारे कहीं काम नहीं आता, तो इसका टेंशन लेना मत, हमारे कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है, हमारे काम यही आएगा। तो इसीलिए बार बार मैं +H ही बोल रहा था कि भैया हमारा एल्काइल ग्रुप कार्बोकेटायन से कनेक्ट हुआ या रेडिकल से कनेक्ट हुआ या अपना डबल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? पुश होती है, ठीक है। हाँ, ये नोट तो कर लो। तो +H -H CH3 का मेंशन्ड है, बट हमारे काम का क्या है? +H। X मींस धन्य हैं आप, धन्य हैं। X मतलब हेलोजन। लेक्चर ध्यान से नहीं सुनते। अभी मैंने क्या बोला था कि भैया अगर यहां पर CCl3 या CH3, X इज हेलोजन, तो हेलोजन कनेक्टेड है तो विच इज अ विड्रॉइंग ग्रुप। चलो ये लास्ट स्लाइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अब स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस पे डिपेंड करेगी? तो ये दो बातों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे सेक्रीफाइस करने के लिए, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। और दूसरा 1 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BD इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए, जैसे बेंजीन से Z कनेक्टेड है, सपोज Z है आपका CH3 या Z है आपका इथाइल या Z है आपका आइसोप्रोपाइल, सब में हाइपर लगना है, सब में +H लगना है, तो +H की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो +H की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? भैया ये जो अल्फा कार्बन है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड वाला कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है। बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड ये अल्फा, अल्फा से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन वो बीटा। तो हाइपर में इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, विच गेट इन्वॉल्व। या इसको मैं ऐसे लिख दूं कि +H विद 3 अल्फा, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वही अपनी आदत है। तो यहाँ पर +H विद 3 अल्फा, यहाँ पर 2 ही अल्फा हैं, तो यहाँ पर +H विद 2 अल्फा और यहाँ पर +H विद 1 अल्फा। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि यार CH3 है, CD3 है और CT3 है, इनमें +H कंपेयर करो। तो आप यहां देखना, CH3 में CH सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, वो ब्रेक होगा, तब इलेक्ट्रोनेसिटी इस तरफ आएगी। CD3 में CD बॉन्ड ब्रेक होगा। और आपको मैंने बताया था कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है CH की और CD की, जितना हेवियर आइसोटॉप होता है उतनी उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जितना हेवियर आइसोटॉप होता है उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब यहां पर ज्यादा एनर्जी के साथ में बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर कम एनर्जी के साथ में बॉन्ड टूट रहा है। तो कौन सी प्रोसेस फेवरेबल होगी? वो प्रोसेस फेवरेबल होगी जहां पर कम एनर्जी के साथ बॉन्ड जल्दी टूट गया। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोसेस की, उतनी ही वो प्रोसेस स्लो होगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा? तो CH बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा CD, और CT को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में हाइपर, उतना कॉम्प्रोमाइज होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 का अच्छा।
अच्छा, यहां पर एक बड़ी सरप्राइजिंग बात क्या है, ये प्लस एच का ऑर्डर है हाइपर कॉन्जुगेशन का, बट इसी में अगर हम लोग प्लस आई की बात करें, जो हमने पुराना पढ़ा था, प्लस आई का ऑर्डर जो होता है इनमें, किसमें, CH3, CD3 और CT3, वहां पर ये होता है, तो दोनों ऑर्डर अलग अलग हैं इसमें। प्लस आई में जितना ट्राइटियम होगा, ड्यूटेरियम ट्राइटियम जितना हैवी आइसोटोप होगा, प्लस आई उतना ज्यादा होता है, ये प्लस आई में समझाया था मैंने। तो प्लस आई में CT3 डोमिनेटिंग, बट प्लस एच में CH3 डोमिनेटिंग। ऐसे इसमें आप देखिए, इस वाले में भी प्लस एच का ऑर्डर ये है, बट प्लस आई का ऑर्डर उल्टा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एडिटिव होता है, तो आइसोप्रोपाइल का प्लस आई इथाइल से ज्यादा, इथाइल का प्लस आई CH से ज्यादा। तो प्लीज केयरफुली देखिएगा इनको, ठीक है। नहीं नहीं कृष्ण, नहीं नहीं ले रहा, बात खत्म हो गई ना, नहीं ले रहा, ठीक है। यार ये पता नहीं क्या है, मैंने ऐसा बोला क्या कि प्लस आई और प्लस एच रेसिप्रोकल होंगे, ऐसा मैंने बोला क्या? तो क्यों घर के कंसेप्ट बना रहे हो यार? मैंने ऐसा बोला क्या? नहीं ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के प्रोपोर्शनल होगा और बीडी के रेसिप्रोकल होगा, दैट्स इट। घर के कंसेप्ट नहीं बनाइए, वरना मिसकंसेप्ट हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे कंसेप्ट सारे। जितना हेवियर आइसोटॉप होता है उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो CH के कंपैरिजन में CD, CD के कंपैरिजन में CT बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, हाइपर कॉम्प्रोमाइज होगा ना, क्योंकि हाइपर में ये बॉन्ड तो टूटना है ना, इसका ब्रेकिंग तो होता ही है ना। तो अगर इसकी ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी लग गई तो प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो CT में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कॉम्प्रोमाइज होगा, बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है। जहां पर कम एनर्जी के साथ बॉन्ड टूटेगा वो प्रोसेस फेवरेबल होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अरे भाई मेरे, हाइपर जो होता है ना, हाइपर हाइपर मतलब सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। हमारे काम का कौन सा होता है? CH वाला, इसीलिए मैंने वहां पर हाइड्रोजन की ही बात कर दी, बट माइनस एच भी मेंशन है। तो ये नहीं है कि हाइपर के लिए हाइड्रोजन होना ही जरूरी है। हाइपर का मतलब तो होता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा बॉन्ड पाई के साथ इंगेज हो जाए। बट हमारे काम पूरे जीओसी में ये आता है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें याद करवाने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात कर दी, ठीक है। तो तुम इसको इसको रहने ही दो यार, छोड़ो, हटाओ, ये कंफ्यूज कर रहा है ना, हटा दो, भूल जाओ उसको, वरना तुम पता नहीं क्या करोगे, ये कहीं काम नहीं आएगा, अवॉइड इट, ठीक है। चलो, आज हाइपर चल रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा हाइपर हूं। चलो, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं अब? हाइपर खत्म, आगे बढ़ते हैं। कार्बोकेटायन, अब यहां से मैं जीओसी का पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा। दिस इज जीओसी पार्ट 2, यहां से रियल जीओसी चालू होने वाली है, ठीक है। तो भैया यहां पर अब कभी भी कुछ भी चीज लग जाएगी, तो तीनों इफेक्ट्स मैंने बता दी, एरोमेटिसिटी मैंने बता दी। यहां से अब देखिएगा, ये चीजें बड़ी काम की हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, कार्बोकेटाइन कैसे पढ़ाऊंगा, कार्बोकेटाइन क्या होता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कार्बोकेटाइन पे ढेर सारी बातें होंगी, तो देखिएगा, पहले समझ लो। कार्बोकेटाइन आपने जो देखा है वो ये देखा है। तो कार्बोकेटाइन को डिफाइन मैं एक बार फिर से कर देता हूं। इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विद, आप बता सकते हो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बॉन्ड बनने के बाद ये CH3 मान लो, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विद 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। लिखते जाओ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विद 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कार्बोकेटायन। इसमें ये 3 बॉन्ड हैं, तो बॉन्ड पेयर 3, BP इज बॉन्ड पेयर,
पूरा ही लिख देता हूं वरना तुम पूछोगे सर बीपी क्या है। बॉन्ड पेयर्स 3, लोन पेयर बताना कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताइए जरा फटाफट। लोन पेयर कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, जल्दी बताओ। आप सोचिए बेटा, इसमें कहीं कोई लोन पेयर हमें नहीं दिख रहा है और एक बच्चा 1 और 2 लिख रहा है, कमाल है यार, कमाल है। अनपेयर्ड कहीं कोई अनपेयर्ड नहीं है, 0 अनपेयर्ड। ठीक है, सारे के सारे क्या है भैया, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये CH3 मान लो आप इसको। ठीक, तो 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कुछ नहीं है, अनपेयर्ड 0। ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, पढ़ा है ना आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के वक्त, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो दिस इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, कॉपी करो, कॉपी कर लिया। तो कार्बोकेटाइन के कैरेक्टरिस्टिक, कार्बोकेटाइन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विद 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, फलाना ढीगरा। आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोकेटाइन दिखता कैसा है, जैसे अपन मिथाइल कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, तो इसका ऑर्बिटल व्यू कैसा होता है, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल वैकेंट, तो वैकेंट 2p ऑर्बिटल। तो कार्बोकेटाइन के अक्रॉस आपको ऐसा देखना है, ठीक है, ऑर्बिटल व्यू। राइट, चलो भैया अब सुनो, यहां से अब जो मैं आगे लेके जा रहा हूं आप लोगों को, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आप याद रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी बच्चे को मान लो ये फील आता है कि सर ऐसा कुछ आप बताओ कि मेरे को ऑर्गेनिक पूरे 2 साल समझ में ना आए, ऐसा कुछ आप बताओ कि मुझे ऑर्गेनिक का अल्ले पल्ले ही ना पड़े, तो बस एक काम कर दे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मत समझना। ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं समझ में आने वाला, ना 11th का ना 12th का, आगे 12th तो पूरा ही साफ हो जाएगा अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं आया तो। और आगे की पूरी जीओसी वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर समझ में आ गई तो ही आएगी, वरना नहीं आएगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के थ्रू ही मैं तुम्हें कंबाइंड इफेक्ट्स जब लगते हैं तो उनको रिलेटिवली कैसे हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम बात करेंगे। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो आर यू रेडी भैया, बहुत मन शांत होगा तो ही समझ में आएगा। और यहां पर अगर किसी का मन गड़बड़ कर गया तो ऑर्निक साफ हो जाएगी, 11th की भी और 12th की भी, दोनों ही ऑर्निक साफ हो जाना नहीं है, देख लेना फिर तुम। ठीक है, तो बिल्कुल शांत मन से समझोगे तो बातें समझ में आएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर अब मैं बात कर रहा हूं। अब कुछ भी कोई कॉपी नहीं करेगा, बस मन शांत करके मुझे सुनते जाएंगे। ठीक है, काफी लंबा आपको समझना है भैया, देख लेना अगर आज का लेक्चर नहीं समझ में आया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो इधर उधर के जो डिस्ट्रैक्शन है उन सबसे हटा लो अपने आप को, पूरा ध्यान मेरे लेक्चर पे। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे हमारे पास में ये 2 कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन, सी पे पॉजिटिव सी पे पॉजिटिव। इन दोनों कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। इंडक्टिव के वक्त मैंने आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा समझाया था, हमने क्वेश्चंस भी किए थे, याद करिए इन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को, वही यहां मैं अप्लाई करूंगा। मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दैट चार्ज इज मोर स्टेबल वेयर चार्ज इज डी इंटेंसिफाइड। ये मैंने कहा था। तो विच चार्ज इज मोर स्टेबल,
that charge is more stable where charge is de-intensified, where charge is de-intensified. ये हमारी बात हुई थी, राइट? तो मुझे अगर इन दोनों कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो मैं देखता हूं कि कोई तरीका है क्या जिससे जो प्लस चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम हुआ हो, वो डी इंटेंसिफाई हुआ। तो मुझे यहां पर पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन दिखता है, और पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन अगर दिखता है तो मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हमने सीखा था। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो यहां पाई और यहां पर प्लस आ जाएगा। इसका मतलब जो एक्चुअल कार्बोकेटायन होगा वो कैसा होगा, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होगा, उसमें यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव। आप बता सकते हो डेल्टा का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसमें डेल्टा का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बिल्कुल 1/2 होगा, क्योंकि +1 चार्ज दोनों मिलके खाया तो एक के पाती आधा आया, दिस इज +1/2। ऐसे यहां पर भी दिस इज +1/2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा पहला वाला कार्बोकेटायन है, इस पहले वाले कार्बोकेटायन में ड्यू टू पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज इज डी-इंटेंसिफाइड, पॉजिटिव चार्ज इज डी-इंटेंसिफाइड। अगर ये नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज वहीं पर ही है, रेजोनेंस अगर नहीं होता तो वहीं पर ही होता, और वहीं पर ही अगर होता तो भैया +1 चार्ज होता उस कार्बन पे। लेकिन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस की वजह से उसी कार्बन पर अब +1 नहीं रहा, +½ हो गया, चार्ज की इंटेंसिटी कम हो गई, चार्ज डी-इंटेंसिफाई हो गया विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। इसीलिए मैं कहूंगा कि इसमें देयर इज रेजोनेंस स्टेबिलिटी फॉर दिस कार्बोकेटायन। हम टेक्निकली ये वर्ड यूज करते हैं कि दिस कार्बोकेटायन हैज रेजोनेंस स्टेबिलिटी, देयर इज रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है और चार्जेस भी मूव कर रहे हैं, तो देयर इज रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इन दिस कार्बोकेटायन। तो दिस रेजोनेंस विल डी-इंटेंसिफाई दिस पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस कार्बोकेटायन की बात करूं, इस कार्बोकेटायन में पहले रेजोनेंस ढूंढा करो, क्योंकि मैंने कहा था ना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। रेजोनेंस मोस्ट डोमिनेटिंग होता है, इंडक्टिव तो उसके बाद आता है यार, दिल दिमाग के झगड़े में दिल की जीत। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हाइपर का नंबर कहां आएगा। चलो तुमने एक अच्छा मतलब पूछा है तो मैं बता देता हूं हाइपर का नंबर कहां आएगा, तो वो अपन यहीं पर ले लेते हैं। हाइपर का नंबर कहां आएगा, तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा मोस्ट डोमिनेटिंग जो होता है ना दैट इज रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर आता है, फिर इंडक्टिव आता है। इसको तुम ऐसा समझो, ये ऑर्डर ऐसा क्यों आया, रेजोनेंस में तो लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व होती है, हाइपर में पाई अलोंग विद सिग्मा होता है, इंडक्टिव में केवल सिग्मा होता है। तो जब पाई ही पाई है, लूज ही लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो डेफिनेटली उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, तो रेजोनेंस मोस्ट डोमिनेटिंग। इंडक्टिव लीस्ट क्यों, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट रिलेटिवली कम होता है। तो जहां प्योरली सिग्मा ही इन्वॉल्व है, कोई लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो सबसे पीछे, पूरी प्योर लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी की सारी तो वो हाईएस्ट, और मिक्स वाला केस बीच में आ रहा है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक में हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या लेनी है बेटा, अपने को ये लेनी। समझ में आई बात? अच्छा एक बच्चा लिख रहा है सर आपको कैसे पता लगा कि मैं यही पूछने वाला हूं। बेटा ये मेरे बाल ऐसे ही काले नहीं हुए हैं, अनुभव से काले हुए हैं। ठीक है, मैं कोई आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, 2005 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो शक्ल वो तो तुम अगर ऑफलाइन होते ना तो मैं तुम्हारी शक्ल देख के समझ जाता कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक, तो इसीलिए बस, और मैं नहीं, एलन में जितने टीचर्स हैं उन सबको उतना ही एक्सपीरियंस है, इसीलिए अगर आप सब्जेक्ट सीखना चाहते हो तो अपने टीचर को ध्यान से सुनना चालू कर दो। जो अपने टीचर को और अपने पेरेंट्स को ध्यान से सुनता है जीवन में बहुत तरक्की करता है। बट प्रॉब्लम आज की क्या है, ध्यान कहीं और होता है, 100% ध्यान नहीं होता ना, समस्या तो यही है जीवन की। चलो, तो सब बेहोश हैं, आज में कोई नहीं जी रहा, सब या तो भूत में जी रहे हैं या भविष्य में जी रहे हैं।
हाँ जी, तो कार्बोकेटाइन पे वापस से आते हैं हम लोग। तो कार्बोकेटाइन मतलब चार्ज मस्ट बी डीलोकलाइज्ड, मतलब या मैं कहूंगा कि यार चार्ज मस्ट बी डी इंटेंसिफाइड। तो मैंने देखा कि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी। अच्छा, अब इस पे अपन थोड़ा गौर करते हैं। रेजोनेंस नहीं है, हाइपर है क्या इसमें? सेकंड वाले में बताऊं मुझे हाइपर है क्या? हाइपर है क्या? अपन ने जो कंडीशन पढ़ी उसके हिसाब से बताओ मुझे, हाइपर है क्या? हाँ, हाइपर की कंडीशन हमारे दिमाग में क्या बैठी हुई है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कैटायन, रेडिकल, पड़ोसी कार्बन, अल्फा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन। हमारे लिए प्लस एच ही काम का है, ठीक है? तो कंटेनिंग हाइड्रोजन, तो देखो जरा, कार्बोकेटायन, पड़ोसी कार्बन, अल्फा कार्बन, sp3 और इस पर हाइड्रोजन बिल्कुल है। तो हाइपर की कंडीशन है, हाइपर की कंडीशन है। अब हाइपर लगाता हूं। हाइपर में क्या होता है? ये जो सी एच सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये प्लस एच वाला केस है हमारा, हमारे केस प्लस एच ही होते हैं हाइपर में, तो सी एच सिग्मा बॉन्ड को मैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा लगा? ऐसा लगा। अब देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे था, विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इट गेट डीलोकलाइज्ड एट हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन ने पॉजिटिव चार्ज ले लिया विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कार्बन से तो कम हो गया ना, तो कार्बन से कुछ देर के लिए चार्ज कम हो गया, मतलब चार्ज बिकम डी इंटेंसिफाइड। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास डी इंटेंसिफिकेशन दोनों कार्बोकेटायन में है। फर्स्ट कार्बोकेटायन में रेजोनेंस की मदद से डी इंटेंसिफिकेशन है, यहां पर हाइपर की मदद से डी इंटेंसिफिकेशन है। अब मुझे ये चूज करना है कि बेटर डी इंटेंसिफिकेशन कौन सा है। तुम बताओ, बेटर डी इंटेंसिफिकेशन कौन सा है, रेजोनेंस वाला कि हाइपर वाला? अभी मैंने बताया ना, रेजोनेंस भगवान है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब कमल सर की लैंग्वेज में रेजोनेंस को कमल सर भगवान कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भगवान, इंडक्टिव बच्चे हैं। तो भगवान, भगवान और बच्चे, ठीक? तो यहां भगवान जी स्वयं हैं, यहां भगवान, अरे भगवान से बड़े भगवान होते हैं मेरे भाई। समझ में आई बात? तो विच इज मोर स्टेबल? फर्स्ट इज मोर स्टेबल। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, ध्यान, अभी डिस्टर्ब नहीं होना और कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे अब मेरे पास में ये 3 कार्बोकेटायन आए, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। सबसे पहले भगवान जी को ढूंढो। भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी, कहीं भगवान जी किसी को दिख रहे हैं क्या? इन तीनों में भगवान जी किसी को दिख रहे हैं क्या? भगवान जी दिखे क्या? रेजोनेंस दिखा क्या? नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव चार्ज कहीं रेजोनेंस में नहीं है, तो कोई भगवान जी तो है नहीं। अच्छा, भगवान जी है क्या? भगवान जी बताओ जरा, भगवान जी है क्या? हाइपर है क्या? हाइपर है क्या? हाँ हाँ हाँ, भगवान जी हैं, भगवान जी हैं। अच्छा, भगवान जी हैं तो भगवान जी क्या करती हैं? भगवान जी भैया कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने का काम कर रही है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग भगवान जी होंगी, कार्बोकेटाइन उतना स्ट्रॉन्ग स्टेबल होगा, उतना बढ़िया होगा। और भगवान की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? अरे भगवान की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर में पार्टिसिपेट करेंगे बताओ जरा, फर्स्ट वाले में? अब तो कम से कम गलत आंसर मत देना यार। वेरी गुड, अब एकदम सही आंसर आ रहे हैं, देखो देखो देखो, डरा दिया ना तो सही आंसर आ रहे हैं। इसमें बताओ सेकंड वाले में कितना? 6। देखो लाइन से सही आ रहा, लाइन से, एक ससुरा 5 लिख रहा है। यहां पर कितने? 2, वेरी गुड। तो यहां पर हाइपर विद 3 3 6 और 3 9 अल्फा, यहां पर 6 अल्फा, यहां पर 2 अल्फा। तो इसमें सबसे बढ़िया हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। बात समझ में आ गई सभी को? राइट? तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए पहले रेजोनेंस ढूंढेंगे, उससे बात नहीं बन रही है तो फिर हाइपर ढूंढेंगे। हाइपर जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया काम होगा, उतना बढ़िया स्टेबल होगा, ठीक है? अच्छा, इसमें डिग्री भी मेंशन कर रहा हूं, कार्बोकेटाइन की डिग्री भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन वाला कार्बन कितने डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री होती है। तो पहला वाला होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये वाला होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये वाला होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो मैं कहूंगा दिस इज 3 डिग्री विद 9 अल्फा हाइड्रोजन व्हिच पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 degree with 6 alpha hydrogen which participate in hyperconjugation, 1 degree with 2 alpha which participate in hyperconjugation, so this is most stable। चलिए कॉपी करिए। अब क्वेश्चंस अपन करते चले जाएंगे। अच्छे से कॉपी करते जाओ इसको। कैन वी मूव?
अच्छा, लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड। आगे बढ़े। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट देखिए, एक ये कार्बोकेटायन है और एक ये कार्बोकेटायन है। कंपेयर करिएगा विच इज मोर स्टेबल। एक ये कार्बोकेटायन है, एक ये कार्बोकेटायन है और एक ये कार्बोकेटायन है। करिए कंपेयर, करो बेटा। विच इज मोर स्टेबल बेटा? यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, यहां पर हाइपर, तो रेजोनेंस डोमिनेटिंग। इसमें बताओ सेकंड वाले में, सेकंड वाले में रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर से करें बेटा। दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री विद हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? फटाफट बताना मुझे, कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चा फर्स्ट वाले में? 2 3। अच्छा कंफ्यूजन है, यहां पर कितना है? एक अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज 3 डिग्री, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा अल्फा अल्फा, सारे sp3 है तो 3 2 5 और 2 7 अल्फा। ये 2 डिग्री विद 2 और 1 3 अल्फा। तो रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर देखेंगे, हाइपर देखेंगे तो बेस्ट इज बी, फिर सी और फिर ए। कितने लोगों का सही रहा ईमानदारी से? दोनों क्वेश्चंस कितने लोगों के सही रहे? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो अब सही कर रहे हो ना यार, अब सही कर रहे हो, अब सही कर रहे हो। जैसे आप सुनो, अब कार्बोकेटायन देते जा रहा हूं, स्टेबिलिटी कंपेयर करते जाना। मुझे लगता है तुम्हें थॉट समझ में आ गया। कंपेयर दी स्टेबिलिटी बेटा। करते जाओ, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो अभी प्रैक्टिस अपन और कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप सही करोगे। करो ट्राई बेटा। नहीं 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 विक्रम, नहीं बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, घर का कंसेप्ट ये मत यार। मुझे यहीं आके थोड़ी सी नाराजगी आती है, घर के कंसेप्ट क्यों बना ले? तो मैंने बोला क्या कि डिग्री ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो तुमने क्यों घर का कंसेप्ट बनाया? मैंने तुम्हें बोला कि पहले रेजोनेंस ढूंढा करो, फिर हाइपर ढूंढा करो। अब इतनी सी बात हुई है हमारी। एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होगा, बिल्कुल 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 सही बात। तो प्लीज घर के कंसेप्ट मत बनाओ, ये बहुत मतलब अलग चीज है जीओसी।
अच्छा ठीक है, नहीं अच्छा हुआ पूछ लिया तो, बट मैंने क्लियर कर दिया उस चीज को। ठीक है विक्रम, तो घर के कंसेप्ट मत बना बेटा। यहां देखो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल। इन दोनों में तुम्हें रेजोनेंस दोनों में दिख रहा है, लेकिन 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 एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी का ध्यान रखना। मैंने बताया था ना एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। देखो अचानक से एंटी एरोमेटिसिटी आ गई, आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और ये एरोमेटिक है तो डेफिनेटली एरोमेटिक विल बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इसमें से ये एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक तो लास्ट ही जाना है बेटा, बिल्कुल लास्ट जाना है। तो ए तो लास्ट ही होना है, बेकार एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल ही बेकार, उनसे तो ये अच्छे हैं। उसमें फिर इसमें रेजोनेंस दिख रहा है तो बी अच्छा, सी में रेजोनेंस नहीं है, कोई बात नहीं, तो आंसर ये होगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अब सुनो, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये वाला एग्जांपल शायद आपको याद आ रहा होगा। और एक ये, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है और क्यों, बताओ जरा। ये पुराना इंडक्टिव के टाइम का है ये। विच इज मोर स्टेबल बच्चा? फर्स्ट इज मोर स्टेबल, याद करिए, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। याद आया? तो मैंने कहा था कार्बोकेटायन भूखा होता है तो भूखे को देना है, भूखे से नहीं लेना है। कोई अगर भूखे से इलेक्ट्रॉनिसिटी ले रहा है इज नॉट गुड, तो दिस इज बेटर। मतलब मैं कहूंगा फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, for stability of carbocation what we need electron donating group, we don't need electron withdrawing, we need what, plus m या plus r जो भी आप लिखते हो, plus I plus h, we don't need minus I, we don't need minus h, we don't need minus m। ठीक है, राइट? प्रीवियस स्लाइड ये बेटा, प्रीवियस स्लाइड। हाँ रेजोनेंस और या बेटा अब तो प्लीज डाउट नहीं आना चाहिए ना, रेजोनेंस मेसोमेरिक एक ही बात है। और ये लो बस प्लस आर माइनस आर, ठीक। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था ना, रेजोनेंस बड़ी टर्म है, मेसोमेरिक और रेजोनेंस आपके लेवल पे तो एक ही चलेगा। एक एग्जांपल बस छोड़ दो लोन पेयर पॉजिटिव वाला, बाकी तो सब एक ही बात। क्योंकि बच्चा यहां पर एंटी एरोमेटिसिटी आ गई, एंटी एरोमेटिक स्पीशीज हाईली अनस्टेबल, तो एंटी एरोमेटिक तो बहुत ही बर्बाद हैं। ठीक है, पाई वाला रेजोनेंस मेसोमेरिक है। हाँ मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम में अगर पाई है तो उस रेजोनेंस को मेसोमेरिक भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हमारी बातचीत होगी। बताइएगा विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, बताइए जल्दी से। 1 2 3 डिक्रीजिंग, बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर ही मान के चल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कितना बढ़िया रेजोनेंस है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत डीलोकलाइज होगा, गजब का डीलोकलाइज होगा। कोई बता सकता है कितनी साइट्स पर जाएगा? ऐसे ही ओरली आप चेक कर सकते हो कितनी साइट्स पर ये डीलोकलाइज होगा, कितनी साइट्स पर ये डीलोकलाइज होगा। अब अपने को आरएस बनानी आती है ना बेटा, तो ऐसे ओरली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखो एक तो यहां पर है, फिर ये तो यहां आ सकता है, फिर ये तो यहां आ सकता है, फिर ये तो यहां आ सकता है, फिर ये भी तो हो सकता है, 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 ये भी तो हो सकता है। तो 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 3 9 और 1 10, टोटल 10 साइट्स हैं जहां पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एक तो जो है वो है ना, वो भी तो काउंट होगा। इसमें बता सकते हो कितनी साइट्स पर पॉजिटिव डीलोकलाइज होगा?
7 साइड्स पर, हाँ मतलब 6, 3 और 3 6 और एक 7, इसमें कितनी जगह होगा थर्ड वाले में? 4, 1 और 3 जगह और, तो इसमें कितना बढ़िया डिलोकलाइजेशन हो रहा है। जितना ज्यादा साइड्स पर जाएगा चार्ज उतना ही डी इंटेंसिफाई हो जाएगा, तो दिस इज मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट। चलो अब आगे बढ़ता हूं। अब इसी में एक अलग वैरायटी बताता हूं तुम्हें, ध्यान देना ध्यान देना। ये वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो इलस्ट्रेशन में ले रहा हूं इसको ध्यान से देखना यार। NO2 मत लगाओ, रुको पहले एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। NO2 वाला बाद में लेते हैं, ये थोड़ा सा भारी पड़ेगा। पहले जो तुम्हें इजीली समझ में आए वो एग्जांपल लेते हैं। OH मान लेते हैं। अब ध्यान देना बेटा, ये एग्जांपल टफ एग्जांपल है, कोशिश करना समझ में आ जाए। फर्स्ट और सेकंड सेम है, कहां सेम है रे? फर्स्ट में तो पैरा पे है और सेकंड में मेटा पे, कहां सेम है? तो यहां पर कार्बोकेटायन से पैरा पोजीशन पे OH है, यहां पर मेटा पोजीशन पे है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ नहीं है। अब इन चारों कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, अपन चार्ज को घुमाते हैं। जरा आप टेक्निकल जा रहा हूं मैं, ध्यान देना बेटा, पहले टेक्निकल जा रहा हूं, कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई आंसर नहीं बताएगा, बस सब मुझे ध्यान से सुनेंगे। मैं पॉजिटिव चार्ज कि RS बना रहा हूं, इसको डिलोकलाइज कर रहा हूं। पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन है तो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, तो RS बनाता हूं। देखिए ठीक है, पॉजिटिव पाई की वजह से मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, क्या मैंने सही बनाई बताओ जरा। पैरा वाले केस की मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, क्या मैंने सही बनाई है? कुछ कम ज्यादा है क्या? कम ज्यादा कुछ लगती है क्या? एक और है, हाँ एक और है बेटा, एक और है, बिल्कुल सही, एक और है। बच्चा आप भूल रहे हो, कार्बन पे पॉजिटिव, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन कंटेनिंग लोन पेयर, तो भैया भूलने वाला रेजोनेंस याद आया, उसकी वजह से भी RS बनेगी, उसकी वजह से भी RS बनेगी, बिल्कुल बनेगी, नो डाउट एट ऑल। जिन बच्चों को पहली बार में याद आ गया, अरे मजा आ गया यार, नहीं तो इसका नाम ही मैंने क्या रख रखा है, भूलने वाला रेजोनेंस, ये तो लास्ट तक भूलते हैं बच्चे, पर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने याद दिला दिया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट बेटा जिन लोगों को ये याद आया। इसके अलावा भी एक और है, हाँ एक और है, अच्छा एक और, तुम ये वाली पकड़ रहे थे, हाँ ये भी है बिल्कुल। अच्छा तुमने ये नहीं वो उसके लिए कहा था, मैं समझ रहा था ये कहा, तो मेरा दिल खुश हो गया था कि अरे वाह ये पकड़ ली तुमने, बिल्कुल। अब बताओ कम ज्यादा कुछ और? चलो अब परफेक्ट है। अच्छा इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन की वजह को जब डिलोकलाइज करा हमने रेजोनेंस की मदद से, तो हमें इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखी है। कोई बता सकता है इसमें सबसे बेस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है? जैसे मैं A B C D E और F नाम दे दूं, तो बता सकते हो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है? मतलब इसका जो एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? किसका होगा? F वाले का, क्योंकि दिस इज द ओनली RS विद कंप्लीट ऑक्टेट, दिस इज ओनली RS विद कंप्लीट ऑक्टेट, ओनली RS विद कंप्लीट ऑक्टेट। बाकी सब में आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिखता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दिस इज द ओनली RS विद कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, चलो
अब एक काम करो, जो मैं चाहता हूं कि तुम इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, कितनी कितनी बनती है एक बार ट्राई करो ना। इसको कॉपी करो पहले, अभी आंसर नहीं आया स्टेबिलिटी का, अभी तो अपन इसको बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। करो जल्दी ट्राई, आरएस बनाओ जरा, सेकंड की और थर्ड की भी। सेकंड और थर्ड की भी आरएस बनाइए। जब बन जाए तो मुझे बताना, फिर अपने आंसर्स को चेक करिएगा। या बेटा मैं बना देता हूं, क्योंकि मुझे इसका डिस्कशन खत्म करना है, वरना अगले लेक्चर में जाएगा तो मजा नहीं आएगा। मैं फटाफट बनाता हूं, तुम लोग टाइम दोगे। ठीक है, एक बार चेक कर लो बच्चों, कुछ कम ज्यादा तो नहीं लग रही तुम्हें? चेक करो जरा, किसी को कम ज्यादा कुछ लगती हो तो मुझे बता दो। कम है? नहीं नहीं नहीं, नॉट भूलने वाला गलत। अब यहां तुम गलत हो बेटा। भूलने वाला तब लगता है जब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां पर प्लस आता, नहीं आया प्लस, नहीं आया प्लस, नहीं आया प्लस, नहीं आया प्लस और नहीं आया प्लस। इसका मतलब इसमें कोई भूलने वाली रेजोनेंस वाली आरएस नहीं बनेगी। राइट, समझ में आई बात? हाँ, नहीं नहीं सुनो, एक और बात, एक और बात। हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम लोग पॉजिटिव पाई के साथ जो कॉन्जुगेशन है वहां से हमने शुरुआत करी और उसको एक्सटेंड करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। बट शुरुआत आपको पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर करो तो पॉजिटिव से ही करनी है। राइट, रुको अभी प्रीवियस स्लाइड नहीं बेटा, अभी तो समझते जाओ। अब मैं काम कर रहा हूं, ऑर्थो वाला केस भी फटाफट आरएस बना देता हूं। तो क्योंकि हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो पॉजिटिव पाई के साथ कॉन्जुगेशन में तो शुरुआत वहीं से करी और फिर बनाते चले जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से। बच्चों कुछ कम ज्यादा क्या लगता है तुम्हें? कुछ कम ज्यादा है क्या? देख के बताओ फटाफट। कम है? कम है? कौन सी कम है बताओ जरा, क्या करूं? अरे वाह, अब सही हो, अब सही हो। भूलने वाला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। भूलने वाला कब लगता है? जब कार्बोकेटाइन वाला कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो, ये भूलने वाला है बिल्कुल। तो यहां पर आरएस बनेगी, तो आरएस में यहां बनाया था। और आरएस न केवल आरएस बनेगी, बहुत अच्छी आरएस बनेगी, क्योंकि दिस इज द आरएस विद कंप्लीट ऑक्टेट। दिस इज द आरएस विद कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल आरएस। ऐसे ही इसमें भी दिस इज मोस्ट स्टेबल आरएस। ठीक है, अब समझो। अब ध्यान देना, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। अब ध्यान से समझना, अब मैं 5-7 मिनट जो बोलूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट बोलूंगा। हमें इन चारों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मैं तुम्हें टेक्निकल बता रहा हूं पहले। डेफिनेटली वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जहां चार्ज बहुत डीलोकलाइज हो रहा है। जितना डीलोकलाइज होगा उतना डी इंटेंसिफाई होगा। कितनी जगह डीलोकलाइज हुआ? तो मुझे ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में कितनी जगह डीलोकलाइज हुआ? तो मुझे नजर आता है 1
2 3 4 और वो तो वापस आ गया, ठीक है। 5 जगह डिलोकलाइज हुआ, या मैं यूं कहूं बजाय साइड गिनने के मैं नंबर ऑफ आरएस काउंट कर लेता हूं। आरएस कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट वाले में मुझे 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखती हैं उस कार्बोडन को स्टेबलाइज करने वाली, कार्बोडन को डिलोकलाइज करने वाली। सेकंड वाले में मुझे कितनी आरएस दिखती हैं? 1 2 3 4 5 दिखती हैं। यहां पर मुझे कितनी दिखती है थर्ड वाले में? 1 2 3 4 5 6 दिखती हैं। अच्छा ठीक, इसका मतलब मैंने देखा कि जब मैंने यहां पर इसको डिलोकलाइज किया तो डिलोकलाइजेशन होते होते, रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट होते होते यहां 6 आरएस बनी या 5 आरएस बनी या 6 आरएस बनी। यहां कितनी बनेगी ऐसे ही बता दो मुझे फटाफट, यहां कितनी बनेगी बच्चा? 5 ही बनेगी। ये तो बना चुके ना अपन, 5 बनेगी डेफिनेटली। जहां 6 आरएस बन रही है दे विल बी मोर स्टेबल, तो दे विल बी मोर स्टेबल मतलब फर्स्ट और थर्ड विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकंड और फोर्थ। यहां तक बात समझ में आई? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में 6 आरएस बन रही है, राइट राइट। हाँ अब सुनो सुनो सुनो, वो जो 6 आरएस बन रही है फर्स्ट और थर्ड में, ये एक्स्ट्रा क्यों बन रही है? 5 तो इनमें भी बन रही थी, इसमें भी बन रही थी, इसमें बन रही थी, इन ससुरों में एक्स्ट्रा कहां से आई? क्यों आई? बता सकते हो क्यों आई एक्स्ट्रा? किसकी वजह से आई? सर भूलने वाले रेजोनेंस की वजह से आई। सर ओएच की वजह से आई, ओएच की वजह से आई। मतलब ओएच ने, मैं कहूंगा, रेजोनेंस की मदद से चार्ज को डिलोकलाइज किया। किसमें? इसमें किया और इसमें किया, इसमें नहीं कर पाया। बेटा ये सेकंड में क्यों नहीं कर पाया? ओएच था लेकिन ये रेजोनेंस से मदद क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या कारण था? सर मेटा पे है सर, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो मदद तब करता जब भूखा उसके दरवाजे आता। भूखा तो पड़ोस से निकल गया सर, ये देखो सर, भूखा पड़ोस से निकल गया सर। मेटा वाला कहां है? ये भूखा यहां आया, यहां आया, ससुरा यहां आता। अरे दर पे आता तब तो मदद करेगा, वो तो दर पे ही नहीं आया। बात समझ में आई? बाईपास से निकल गया। हाँ बिल्कुल बाईपास से निकल गया यार। चलो, इसका मतलब फर्स्ट में और थर्ड में गजब की बात आई क्योंकि OH ने रेजोनेंस से मदद करी। पॉजिटिव चार्ज उस कारण पर आया, रेजोनेंस से मदद हुई, भूखे की मदद करी। अच्छा, अब अगर मान लो मुझे सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करना है, सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करना है, तो आरएस तो बराबर ही दिख रही है। तो फिर मुझे लगता है OH जो है आरएस तो बराबर ही दिख रही है, रेजोनेंस तो बराबर ही दिख रहा है, लेकिन इंडक्टिव अलग है। यहां पर OH नहीं है, यहां पर OH है। अगर OH है तो OH का प्लस आई होता है कि माइनस आई होता है? जल्दी बताओ। OH का माइनस आई, और माइनस आई अगर है तो कार्बोकैटायन के फेवर की चीज हुई कि डिसफेवर हुआ? बताओ क्या हुआ? फेवर हुआ कि डिसफेवर हुआ? भैया डिसफेवर हुआ। भैया ये OH डिसफेवर कर रहा है, मतलब फोर्थ वाला ज्यादा अच्छा सेकंड वाले से, ठीक। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड में आप कंपेयर करते हैं। फर्स्ट थर्ड दोनों में 6 आरएस है, इसमें भी 6 आरएस है, इसमें भी 6 आरएस है, मतलब आरएस तो सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है? माइनस आई का। OH का ऑर्थो और पैरा से माइनस आई सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा? बताओ जरा। OH का ऑर्थो पैरा से माइनस आई अलग लगेगा कि सेम लगेगा? और अलग लगेगा बेटा, तो माइनस आई कहां ज्यादा लगाएगा? वो ऑर्थो से ज्यादा लगाएगा कि पैरा से ज्यादा लगाएगा? बताओ सर। ऑर्थो से ज्यादा लगाएगा माइनस आई, क्योंकि आपने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर डिस्टेंस पास हुई तो वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अच्छा, माइनस आई फेवर कर रहा है कि डिसफेवर कर रहा है बेटा? माइनस आई फेवर कर रहा है कि डिसफेवर? डिसफेवर कर रहा है। तो अगर माइनस आई स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो ये तो डिसफेवर हो रहा है, इसका मतलब हमें माइनस आई स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये बेटर है। मतलब बेटर कौन सा है? फर्स्ट, फिर कौन सा? थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। अब सुनो 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 सुनो, ये हो गया प्योर टेक्निकल। कई बच्चों को जानना होता है ना कि सर टेक्निकल और आपकी लैंग्वेज में क्या अंतर है। बताता हूं, ये तो मैंने टेक्निकल समझाया। अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं मेरी लैंग्वेज से सॉल्व करूंगा, ध्यान देना। आर यू रेडी मेरी लैंग्वेज से सॉल्व करने में? बताओ जल्दी से, मेरी लैंग्वेज से सॉल्व करने के लिए रेडी हो क्या? हाँ, अब आपको अंतर दिखेगा। ये तो मैंने प्योर टेक्निकल पढ़ाया, प्योर टेक्निकल। अरे मैं खुद टेक्निकल सॉल्व नहीं करता रे, मैं तो मेरी ही तरीके से करता हूं, मेरा अपना तरीका है। OH इधर मेटा था, मैंने इधर बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक ही बात है वो। ऐसा नहीं सर आपने तो कार्बोकैटायन बदल दिया सर। बच्चा बस इस एग्जांपल को तुम ध्यान से समझ जाओ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। GOC की जान है ये एग्जांपल। देखो मेरा तरीका,
कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। सारे के सारे कार्बोकेटायन कैसे हैं? बेंजीन के पास पे पॉजिटिव, पास में पॉजिटिव, पास में पॉजिटिव, पास में पॉजिटिव। तो मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करनी कार्बोकेटायन की। तो जीओसी में पता है क्या होता है? जीओसी में यही सब चलता है। कभी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, कभी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, कभी रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, कभी एसिडिटी कंपेयर करते हैं, कभी बेसिडिटी कंपेयर करते हैं। तो मेरा तरीका कहता है कि जिस भी चीज को तुम्हें कंपेयर करना है, उन चीजों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस को पकड़ो। आप बता सकते हो इन चारों कार्बोकेटायन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या दिख रहा है? किस चीज का डिफरेंस है चारों में? किस चीज का डिफरेंस है? OH का डिफरेंस है। बिल्कुल सही, सटीक पहचाना तुमने कि सर इन चारों कार्बोकेटायन में चारों कार्बोकेटायन है, बट चारों में जो डिफरेंस है वो OH का है सर। यहां OH है, यहां है, इसमें है ही नहीं। तो 3 में OH है, 4th में है ही नहीं। तो मेरे तरीके में जो भी चीज आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाता है, उन चीजों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस को पकड़े। पॉइंट ऑफ डिफरेंस OH का निकल रहा है चारों में। और फिर पता है क्या है? जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट हम कार्बोकेटायन पे लगाएंगे। उसका इफेक्ट हम कार्बोकेटायन पे लगाएंगे। इफेक्ट कौन सा? कि भैया रेजोनेंस है क्या, इंडक्टिव है क्या, हाइपर है क्या, ये सब चीजें। ठीक है? तो समझना, अभी समझना, डिस्टर्ब नहीं होना। जैसे बेंजीन पर NH2 है, लोन पेयर है, तो भैया हम कहते हैं रेजोनेंस है। बिल्कुल रेजोनेंस है, ये रहा रेजोनेंस, देखो। मान लो NO2 होता तो भी रेजोनेंस होता, बिल्कुल होता, ऐसा रेजोनेंस होता। मान लो CH3 है तो हाइपर है, अभी हाइपर हमने पढ़ा। तो मैंने रेजोनेंस भी आपके सामने रख दिया, हाइपर भी आपके सामने रख दिया, लेकिन आप एक कलाकारी देखो, एक मजे की बात बताता हूं तुम्हें। ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मतलब NH2 का प्लस आर। ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है माइनस आर। ये हाइपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है प्लस H। लेकिन अगर रेजोनेंस से कोई पैसे दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो उसका इंपैक्ट बेंजीन पर कहां आ रहा है? उसका इंपैक्ट आ रहा है पड़ोस में और सामने। आप चेक तो करो, आप चेक तो करो यारों। NH2 का जो प्लस आर लग रहा है, रेजोनेंस से पैसा दे रहा है, तो बेंजीन के 6 के 6 कार्बन पे नेगेटिव नहीं आ रहा, पड़ोस में और सामने नेगेटिव आ रहा है। अगर NO2 रेजोनेंस से ले रहा है, तो रेजोनेंस का इंपैक्ट कहां आ रहा है? उस ग्रुप से, पड़ोस में और सामने। अगर हाइपर से दे रहा है, तो इंपैक्ट कहां आ रहा है? पड़ोस में और सामने। तो यहां पर मेरा एक डायलॉग है, रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? अरे तो दिल का मामला है। कॉन्जुगेशन मतलब लफड़ा, लफड़ा मतलब दिल का मामला, दिल का मतलब दिल लगी। तो कमल सर कहते हैं किसी भी ग्रुप की दिल लगी उस ग्रुप से पड़ोस में और सामने होती है। किसी भी ग्रुप की दिल लगी उस ग्रुप से पड़ोस में और सामने होती है, पड़ोस के पड़ोस में दिल लगी नहीं होती। मतलब इसको टेक्निकली बोलो तो किसी भी ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट उस ग्रुप से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे काम करता है, मेटा पे नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिल लगी मतलब रेजोनेंस को मैं दिल लगी कह रहा हूं, रेजोनेंस को मैं दिल लगी कह रहा हूं, क्योंकि रेजोनेंस कॉन्जुगेट सिस्टम में होता है और कॉन्जुगेशन को मैंने अपनी स्टाइल में पढ़ाया था लफड़ा। लफड़ा मतलब दिल, तो उसको मैंने आगे कनेक्ट कर दिया, दिल लगी। ठीक है? राइट। अब सुनो सुनो, डिस्टर्ब। तो कमल सर का एक डायलॉग क्या है कि किसी भी ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट उस ग्रुप से ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, मेटा पे काम नहीं कर रहा। ऑब्वियस सी बात है, सर की लैंग्वेज में दिल लगी पड़ोस में और सामने काम करती है। अच्छा, भले वो दिल लगी देने वाली हो, भले लेने वाली हो। अच्छा, जब रेजोनेंस काम कर रहा है, रेजोनेंस लगा रहे हो, तो चार्ज आ रहा है -1, तो -1 यहां आया, यहां भी -1 आया, यहां भी -1 आया, कहीं पर -2 तो नहीं आया ना। तो रेजोनेंस जब लगा, रेजोनेंस की वजह से जब इंपैक्ट आया, तो इंपैक्ट तो सेम ही आ रहा है ना। अगर ऑर्थो पे भी आ रहा है तो -1 ही आ रहा है, पैरा पे भी आ रहा है तो -1 ही आ रहा है, अगर +1 आ रहा है तो +1 ही आ रहा है। इसका मतलब दूसरा सर का डायलॉग है, दिल लगी जितनी पड़ोस में काम करती है उतनी ही सामने काम करती है। इट ऑपरेट्स इक्वली एट ऑर्थो एंड पैरा। ये बात मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। ठीक है? तो समझना मैं कैसे करूंगा। चारों कार्बोडाइन आपने देखे, पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस को पकड़ा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस से OH का। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कार्बोकेटायन भूखे पर इंपैक्ट देखते हैं, इंपैक्ट लगाते हैं एज पर जीओसी। जीओसी हमारा कहता है कि OH जब बेंजीन से कनेक्ट होगा तो डायरेक्टली कनेक्टेड लोन पेयर है। लोन पेयर है तो हम लोग क्या लगाते हैं भैया? +R।
राइट, प्लस आर। लेकिन सर ने यहां एक बात बता दी, किसी भी ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है, दिल लगी, वो कहां काम करेगी? ग्रुप से पड़ोस में और सामने। भूखा कहां है? भूखा सामने है, तो भूखे पर इसकी दिल लगी काम कर रही है, भूखे पर इसका रेजोनेंस काम कर रहा है, भूखे पर इसका मेसोमेरिक काम कर रहा है। हमें यही देखना है कि भूखे पर इसका इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और इफेक्ट लग रहा है तो क्या लग रहा है। तो भैया इस भूखे के लिए OH का प्लस आर काम कर रहा है। यहां देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, तो प्लस आर। बट OH का प्लस आर कहां काम करेगा? OH का प्लस आर काम करेगा यहां, यहां और यहां, दिल लगी पड़ोस में और सामने काम करती है। तो ग्रुप का जो रेजोनेंस का इंपैक्ट आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। इसका मतलब भूखे पर रेजोनेंस नहीं लगा। भूखे पर इस ग्रुप का रेजोनेंस तब लगता है जब भूखा पड़ोस में या सामने होता। अरे वो तो पड़ोस के पड़ोस में है, मतलब भूखे पर रेजोनेंस नहीं लगा, भूखे पर रेजोनेंस नहीं लगा। और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर यही है कि भैया जो भूखा है उस पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस का क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो OH है, रेजोनेंस का इंपैक्ट यहां आ रहा है, बट भूखे पर नहीं आ रहा क्योंकि भूखा पड़ोस में और सामने नहीं है। ठीक है, तो भैया मैं प्लस आर यहां पर नहीं ले रहा हूं क्योंकि भूखे के कंसर्न में बात हो रही है, भूखे पर इसका प्लस आर काम नहीं कर रहा है। थर्ड में आप बता सकते हो OH का प्लस आर भूखे के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा? बताओ जरा जल्दी से। करेगा। बेटा जिसको ब्रेक चाहिए वो जा सकता है, जिसको ब्रेक चाहिए वो जा सकता है, मैं तो इसको कंप्लीट करूंगा, और ये ऑर्गेनिक की जान है, समझ लेना आप। हाँ जी, तो यहां पर पड़ोस में और सामने इसका रेजोनेंस काम करेगा, तो उसको मैं बीच में नहीं छोड़ सकता, तो प्लस आर। तो भूखे पर OH का क्या काम कर रहा है भैया? प्लस आर काम कर रहा है, राइट, लगा दिया। यहां पर OH है ही नहीं। इंडक्टिव की बात करूं तो इंडक्टिव तो हर जगह से लगेगा, इंडक्टिव इसका होता है -I, इंडक्टिव तो हर जगह से लगेगा -I, इंडक्टिव हर जगह से लगेगा -I, लगा दिया। तो पहले मैंने इफेक्ट्स लगा दिए। इफेक्ट समझ में आया सभी को? कैसे इफेक्ट्स लगाए मैंने? तो सबसे पहला काम क्या करना होता है मेरी स्टाइल में कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसका, जिस प्रॉपर्टी की बात चल रही है उस पर इंपैक्ट लगाना होता है एज पर नॉर्मल GOC जो हमने पढ़ा। अब कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हमेशा पहले भगवान जी से करना, हमेशा पहले भगवान जी से करना। तो आप चेक करिए भगवान जी कहां कहां है। भगवान जी मतलब रेजोनेंस। भगवान जी कहां कहां है? भगवान जी फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो फर्स्ट और थर्ड में भगवान जी हैं। ठीक, अच्छा पहले भगवान जी को देखा करो, भगवान जी है कि नहीं? भगवान जी हैं। अब भगवान जी दोस्त की दुश्मन है, दोस्त मतलब प्रोपोर्शनल वाला, दुश्मन मतलब रेसिप्रोकल वाला। तो प्लस आर अपना दोस्ती की दुश्मन है कार्बोकेटाइन के लिए, प्लस आर अपना दोस्ती की दुश्मन है। ये देखिए प्लस आर प्रोपोर्शनल है कार्बोकेटाइन का, तो दोस्त, ठीक है, माइनस आर दुश्मन। तो आपको पहले देखना है भगवान जी हैं क्या? हाँ जी भगवान जी हैं फर्स्ट में और थर्ड में। भगवान जी प्लस आर है मतलब भगवान जी दोस्त हैं। भगवान जी दोस्त, बताइए भैया व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी? अगर भगवान जी दोस्त है तो क्या बोलते हो, स्टेबिलिटी ज्यादा की कम? भगवान जी दोस्त तो स्टेबिलिटी ज्यादा की कम? अरे मजा आ गया, अगर भगवान जी दोस्त हैं तो मजा आ गया। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड एंड फोर्थ। ये किसने डिसाइड किया? ये प्लस आर भगवान जी ने डिसाइड किया। ये ऑर्डर आपने, हमने डिसाइड नहीं किया, भगवान जी ने स्वयं ने डिसाइड किया। यहां तक बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? हाँ जी, अब सुनो सुनो सुनो, अब सेकंड फोर्थ में मैं कर रहा हूं। पहले सेकंड फोर्थ में, सेकंड में -I, फोर्थ में कोई नहीं आई। -I क्या लगता है तुम्हें कैसी आई? दोस्त आई की दुश्मन आई? कार्बोकेटाइन के लिए -I कैसी आई बताइए? दोस्त आई की दुश्मन आई? यार आप खुद सोचो, आई और दुश्मन आई, इससे तो नहीं आती अच्छा होता ना। आई और दुश्मन आई, अरे इससे तो नहीं आती अच्छा होता। तो बेहतर कौन? फोर्थ। सेकंड बेकार, आई और वो भी दुश्मनी निभा रही है। अच्छा अब फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड दोनों में भगवान जी हैं, लेकिन मैंने भी आपको बोला था दिल लगी जितनी पड़ोस से होती है उतनी सामने से होती है। मतलब भगवान जी पड़ोस में रहकर जितनी दोस्ती निभाएंगे, सामने रहकर भी उतनी ही दोस्ती निभाएंगे। इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो पड़ोस में कि सामने है। रेजोनेंस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट इक्वली फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा, मतलब रेजोनेंस से फर्दर बात बन नहीं रही। तो फिर अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों का क्या है? I -I, और -I दोनों का सेम नहीं है। रेजोनेंस तो दोनों का सेम लग रहा है, ऑर्थो से लगे चाहे पैरा से लगे। -I अलग अलग लग रहा है। -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। -I दोस्त की दुश्मन, चैट विंडो पे जल्दी बताएं। दोस्त की दुश्मन, दुश्मन। तो दुश्मन तुम्हें दूर चाहिए कि पास चाहिए बताओ?
दुश्मन को तुम दूर चाहोगे कि पास चाहोगे? अरे दूर ही चाहेंगे। कोई कबीरदास जी का भक्त तो नहीं है, आइडियलिस्टिक तो नहीं है सर, निंदक नियरे राखी है आंगन कुटी सुहाए सर। अरे नहीं भैया, डोंट बी आइडियलिस्टिक। तो दुश्मन अगर है तो दूर दूर, तो यहां पर दूर कहां है? दूर फर्स्ट में है दूर, फिर आएगा थर्ड। आप देखिए आपका आंसर आ गया फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड। समझ में आई बात? तो चॉइस इज योर्स कि टेक्निकल करते हो कि मेरी लैंग्वेज में करते हो। ठीक है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। जीओसी यही है, ये समझ में आया, जीओसी पूरी समझ में आ जाएगी, कोई चिंता नहीं। अब स्क्रीनशॉट दिखा दूं फटाफट। अब इसकी प्रैक्टिस अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। हाँ जी, स्लाइड नंबर 1 2 3 4। यहां पर मैं -h लिख देता हूं यार, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? मजा नहीं आएगा यार, मतलब आपके नोट्स में तो होना चाहिए ना -h, बट उसका टेंशन मत लेना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो भाड़ में जाए -h, कोई काम नहीं आता हमारे। ठीक है, दिस इज -h, x इज हेलोजन। चलो अब स्लाइड्स लेना इसका। ओके, मैं बोल दूंगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।